हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो आप भी अगर E20 पेट्रोल को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि अब आपकी गाड़ियों का क्या होगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप नई गाड़ी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी पुरानी गाड़ी को सेकेंड हैंड परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको वो गाड़ियाँ परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और आपको फ्यूचर में चल के क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरा नाम है सौरभ सक्सेना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको गाड़ियों से रिलेटेड जो भी नई नई अपडेट हैं या जो नई खबरें हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये E20 पेट्रोल क्या होता है। तो E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल को 80% पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है, इसीलिए इसको E20 नाम देते हैं। लेकिन मेन मुद्दा E20 नहीं है। सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा इस समय क्या आ रहा है कि क्या E27 भी इंडिया में आने वाला है। तो E27 पेट्रोल में क्या होगा? E27 पेट्रोल में 27% एथेनॉल को मिक्स किया जाएगा 63% पेट्रोल के साथ, तो वो हो जाएगा E27 पेट्रोल। और ये बात कहाँ से उठी? क्योंकि अभी ब्राज़ील में E27 पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, वहाँ पर अब गाड़ियों में E27 पेट्रोल डाला जाता है। तो वहाँ से ये धीरे धीरे खबरें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने लेके आई कि इंडिया में भी E27 पेट्रोल आने वाला है। लेकिन अभी इंडिया में E20 लागू हुआ है, उसको भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो इंडिया में इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है, फिलहाल अभी तक तो नहीं होती थी। अब फ्यूचर में हो जाए तो बात अलग है, लेकिन इंडिया में इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी स्विच नहीं होती है कि E20 चल रहा है फिर E27 आने लगे। और देखिए, जब भी कोई चीज़ नई आने वाली रहती है, गवर्नमेंट आम पब्लिक को ना सही लेकिन जो कार मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं उनको ज़रूर अवेयर कर देती है कि जो नई वो चीज़ें बनाए, जो नया वो मैन्युफैक्चरिंग करें, उसको उसके मुताबिक करें। अगर E27 पेट्रोल आने वाला होगा तो जो नई गाड़ियाँ आएंगी उसमें E27 की बैजिंग के साथ ही आएगा। और अभी तक जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें जब आप फ्यूल लिट खोल के देखते हैं तो E20 की ही बैजिंग आ रही है। और अभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी जो है थोड़े दिन पहले क्लियर किया है कि अभी इंडिया में E20 पेट्रोल ही लागू रहेगा। E27 के बारे में विस्तृत चर्चा होगी, उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, अभी E20 ही लागू है और E20 ही लागू रहेगा। बाकी जो ब्राज़ील को कॉपी करने की बात चल रही है कि ब्राज़ील में 100% एथेनॉल वाले भी फ्यूल मिलते हैं और उससे गाड़ियाँ चलती हैं, फ्लेक्स फ्यूल आते हैं, तो ब्राज़ील में काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ब्राज़ील में ऐसा नहीं है कि अगर E20 बेचना शुरू कर दिया उन्होंने तो E5 को डिसकंटिन्यू कर देंगे। इंडिया में क्या होता है कि जो नई चीज़ आती है उसको कंटिन्यू करने के चक्कर में पुराने वाले को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। जैसे E20 जब से लागू किया गया तब से E10 और E5 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पहले E10 बिकता था तो E10 E5 को रिप्लेस करके आया, E5 को रिप्लेस किया E10 ने, E10 को अब रिप्लेस कर दिया E20 ने। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसको फेस करनी पड़ रही है? 1 अप्रैल 2023 से पहले जिन्होंने गाड़ियाँ परचेज की उनकी जितनी भी गाड़ियाँ थीं सब E10 कंपैटिबल थीं। अब उसमें E10 ग्रेड का पेट्रोल होना चाहिए था, मतलब 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल अगर उसमें मिक्स रहता है तो गाड़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गाड़ी स्मूथ चलती। लेकिन अब E20 पेट्रोल डालना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में वही अवेलेबल है। तो अब वो E5 वाला हो, चाहे E10 वाला हो, चाहे E20 वाला हो, सबको E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। अब E20 डालने से क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी में सडन माइलेज ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब इसको लेके भी गवर्नमेंट का ये कहना है कि करीबन 6% का माइलेज ड्रॉप होगा, और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपकी ड्राइविंग हैबिट सही नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन क्या रियलिटी में पूरे इंडिया की ड्राइविंग हैबिट्स ख़राब है? कुछ लोगों की ड्राइविंग हैबिट्स ख़राब है, ये बात सही है, लेकिन क्या सबकी ड्राइविंग हैबिट ख़राब है? क्योंकि लगभग 10% के करीब सबका एवरेज ड्रॉप हुआ है। एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ लोग ये बोलते हैं पहले गाड़ी का एवरेज ये था, अब गाड़ी का एवरेज कम हो गया है और लगभग 10% डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये फ्यूल की वजह से ही हो सकता है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये तर्क दिया जाता था कि E20 फ्यूल जब होगा, जब एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल जो बनता है वो गन्ना से बनता है, चावल से बनता है, और अब मक्का से ही बनाया जा रहा है। ये सब चीज़ें इंडिया में काफ़ी होती हैं। गन्ना तो इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो गन्ना सबसे ज़्यादा भारत में होता है। तो जब भारत की स्वदेशी चीज़ों से कोई चीज़ बनेगी, क्योंकि पेट्रोलियम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, मतलब बाहर से खरीद रहे थे पेट्रोलियम को, और उसको रिफाइन करके फिर बेचा जाता था। जब इंडिया की चीज़ उसमें ऐड होगी तो ये सोचा जाता था, ये कहा जाता था लोगों के द्वारा कि पेट्रोल के रेट गिरेंगे। मतलब कुछ लोग तो यहाँ तक आ गए थे कि 15 से 20 रुपए लीटर पेट्रोल आपको मिलने लगेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? तो वो आप जान रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि पैसे हम लोग उतने ही दे रहे हैं, पेट्रोल मिक्स हो गया, E20 हो गया, उसकी वजह से गाड़ियों में एवरेज ड्रॉप हो रहा है। फिर जो इथेनॉल होता है वो थोड़ा सा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जहाँ पे भी मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा रस्टिंग होने लगती है। रस्टिंग मतलब अरे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आप गूगल कर लीजिएगा, जंग लगना। रस्टिंग मतलब जंग लगना। तो गाड़ियों में जंग लगने लगेगा। तो जंग जब किसी चीज़ में लगने लगती है, लोहे के पार्ट में या किसी चीज़ में, तो वो गलने लगता है। तो अगर आपके फ्यूल टैंक में रस्टिंग हो जाएगी, या आपके जो अंदर पाइपलाइन पूरी चल रही है, इंजन से फ्यूल लेके जा रही है, इंजन तक फ्यूल पहुंचा रही है, उसमें रस्टिंग हो जाएगी, तो आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कई जगह लोग बोलते हैं कि केवल रबड़ पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगी, जो सस्ते पार्ट होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अगर इतना ही सस्ता है और इतना ही अच्छा है, तो जिन्होंने कम से कम अभी नई गाड़ियां खरीद रखी हैं, जिनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अभी बचा हुआ है, इंडिया में रजिस्ट्रेशन जब कराया जाता है तो 15 साल के लिए पेट्रोल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, तो कम से कम उनकी गाड़ियों में फ्री ऑफ कॉस्ट वो रिप्लेसमेंट कंपनियाँ करके दे। गवर्नमेंट और कंपनी एक टाई अप करें जिससे वो रिप्लेसमेंट फ्री में करके दे। तो समझ में भी आया कि पब्लिक का कुछ भला हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल क्लास जो लोग होते हैं वो गाड़ियाँ भी लोन पे खरीदते हैं, और 5 साल का कम से कम टेन्योर लेते हैं ताकि वो गाड़ियों को अफोर्ड कर सकें। कुछ लोग तो 7-7 साल का टेन्योर लेते हैं। अब जिसने भी 1 अप्रैल 2023 तक गाड़ी खरीदी है, 1 अप्रैल 2023 को ही समझ लीजिए उसने खरीदी है, और 5 साल का टेन्योर लिया है, तो उसका टेन्योर ही 2027 में कंप्लीट होगा। और उसकी गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ रहा है उसकी वजह से उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम भी 2027 तक आना शुरू हो जाएगी। आज रस्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब अगर आप अच्छे से अपने पेट्रोल इंजन पे आवाज़ लगा के सुनेंगे, कान लगा के, तो आपको आपके इंजन से ज़्यादा आवाज़ आना शुरू हो गई है। अब मेरे पास इस समय विटारा ब्रेजा है, 2021 में मैंने परचेज की थी। उसको जब स्टार्ट करते थे पहले तो पता ही नहीं चलता था, गाड़ी में कोई साउंड नहीं होता था, बिल्कुल साइलेंट रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि लोगों को पता नहीं था गाड़ी स्टार्ट है। अब जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा साउंड होता है कि आराम से पता चलता है गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो ये अभी नई गाड़ियों में ये सुनने को मिलने लगा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वियर एंड टियर बढ़ रहा है गाड़ी के ऊपर, तो ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़, जो इंजेक्टर्स होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि E5 वाले में अगर आप E27 या E20 पेट्रोल डालेंगे तो वो उसी तरह से काम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और यही चीज़ होती थी, तभी तो BS3 वाले जितने भी डीजल व्हीकल थे, BS3 BS4 वाले जो भी लोग यूज कर रहे हैं, आज BS6 के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो क्यों फेस कर रहे हैं? इंजेक्टर के साथ। हर आप में किसी भी मिस्त्री के गैरेज पे देखिए, जो भी गाड़ियां आ रही हैं पुरानी डीजल व्हीकल आ रही हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इंजेक्टर की मेन प्रॉब्लम है। और वो क्यों है? क्योंकि जो फ्यूल मिल रहा है वो फ्यूल आज के टाइम के BS6 के हिसाब से मिल रहा है, और गाड़ियां जो है BS4 BS3 नॉर्म्स की हैं, उनको अलग तरह के फ्यूल चाहिए थे। फ्यूल में जो चेंजेस होते हैं वो गाड़ियाँ जो है सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए वो गाड़ियाँ अब आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में हैं और आप सोच रहे हैं कि 2010-2012 की गाड़ियाँ सस्ते रेट में मिल रही है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, तो आप बिल्कुल भी उसको परचेज करने पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट में बहुत महंगी पड़ने वाली है। वैसे भी पुरानी गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा था, और जो चीज़ें डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं
उनके पार्ट्स मिलना भी बहुत कठिन हो गया है। जो चीज़ कम होती है मार्केट में वो महंगी होती है, जो ज़्यादा होती है वो सस्ती होती है। ये एक सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़ जो मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी वो सस्ती हो जाएगी, जो कम होगी वो महंगी हो जाएगी। तो बाकी आप समझ सकते हैं कि आपको क्यों नहीं परचेज करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोग एक गवर्नमेंट ने पास थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था, जो कि 15 अगस्त से लागू हो रहा था। 3,000 रुपये में वो पास आपको 200 बार किसी भी टोल को क्रॉस करने की परमिशन दे रहा था। तो उसको लेके लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो पास हर जगह चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर आप पास लेते हैं तो 15 अगस्त से जो पास लागू हो चुका है, अगर आप उसे परचेज करते हैं तो 15 अगस्त से आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वो पास केवल नेशनल हाईवे के टोल पे ही काम करेगा। मतलब आपको NHI के जो टोल होते हैं उसी पे वो पास चलेंगे। अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट की जो रोड होती हैं उनके टोल क्रॉस कर रहे हैं या आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं तो वो पास आपके किसी काम का नहीं है। आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। चाहे आपके पूरे 200 ट्रिप बचे हों तब भी वो पास किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो केवल नेशनल हाईवे के लिए है। अगर आपको इससे अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन है कि आपके आसपास के जो नेशनल हाईवे हैं वो कवर हो रहे हैं कि नहीं कवर हो रहे हैं, तो आज देखिए, आज के न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ने पूरा उसको प्रिंट भी करवाया है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टोल पे वो पास चलेगा। तो अब तो क्लियरिटी हो जानी चाहिए लोगों को कि आप उसमें चेक कर लीजिए। वैसे इतना तो लोगों को पता ही होता है कि कौन सा टोल एक्सप्रेस वे का है, कौन सा नेशनल हाईवे का है और कौन सा स्टेट एक्सप्रेस वे है या स्टेट का टोल है। तो ये अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। और टोल प्लाजा पे जाके बहस करने से कोई मतलब नहीं होता है। अक्सर देखा जा रहा है कि लोग टोल प्लाजा पे जाके फालतू की बहसबाजी करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। टोल वालों को बिल्कुल सुनना नहीं होता है। मेरे खुद के साथ कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि टोल कभी वो बताने लगते हैं आपका टोल ये फास्टैग ब्लॉक हो गया है, कभी कहने लगते हैं कि आप जहाँ से एंटर किए थे। सबसे बड़ा स्कैम तो यही है आज की डेट का कि जब आप किसी भी एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं तो जहाँ से आप एंट्री करते हैं वहाँ पे वो आपकी गाड़ी को स्कैन नहीं करते हैं। और जैसे आप कहीं बीच से एंटर कर रहे हैं और जब आप एग्जिट करने लगते हैं तो वो चार्ज करते हैं जहाँ से एक्सप्रेस वे शुरू हुआ है और जहाँ पे आप उतर रहे हैं। बोलते हैं जहाँ से आप एंटर किए थे, जब आप बोलोगे कि ये कैसे इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं तो यहाँ से चढ़ा था, तो सबसे अच्छा रिप्लाई वो करते हैं वहाँ पे आपकी गाड़ी को स्कैन ही नहीं किया गया था। क्या ये संभव है? क्या वो जो टोल का बैरियर खुलता है बिना गाड़ी स्कैन किए वो हो सकता है? इसमें गाड़ी के ओनर की कोई गलती नहीं है, ये एक्सप्रेस वे वालों की ही फॉल्ट रहती है। लेकिन इसका कोई प्रॉपर वो है ही नहीं, फॉर्मेट ही नहीं है कि कहाँ पे कंप्लेन करें तो इसको रिजॉल्व किया जाएगा। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, वो लोग क्या करते हैं, आपका फास्टैग ब्लॉक हो चुका है, अब आप इसको कैश में पे करिए। कैश में पे करने पे डबल पे करना पड़ता है पहली चीज़ तो ये वाली प्रॉब्लम आने लगती है। और इन सब चीज़ों से लेकिन बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जहाँ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उनके लोग होते हैं और कोई भी आपकी बात को नहीं समझता है किसी को, क्योंकि समझना ही नहीं होता है। ये एक तरह की चोरी है जो वो कर रहे हैं और इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई अभी इसका प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है कंप्लेन करने का कि आप यहाँ पे कॉल कर दीजिए तो वो इसको रिजॉल्व करेंगे। कोई नहीं करेगा। कुछ फास्टैग वाले तो क्या करते हैं, रिटर्न जर्नी में भी सेम अमाउंट काट लेते हैं। जैसे 24 घंटे के अंदर आने पर आपको रिटर्न जर्नी में कम पे करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपका फुल पे हो जाता है। अब जब आप उसकी कंप्लेन करते हैं तो काफ़ी टाइम बाद अगर आपका जहाँ से फास्टैग इशू करा रखा है अगर सही है तो रिटर्न कर देता है, वरना वो भी अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं तो रिटर्न कोई नहीं करता है। तो फास्टैग पे मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब सिस्टम ही उस तरह से वर्क कर रहा है तो इतनी महंगी गाड़ी है आपकी, तो थोड़ा सा और पैसा खर्च हो जा रहा है, जाने दीजिए। बाद में ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करके देखिए, अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना तो वैसे नहीं ही होता है। तो पहले परचेज करने से पहले अच्छी तरह से उसके टर्म्स देख लीजिए। बाकी अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो पेपर में छपा है, तो ये उम्मीद मैं करता हूँ कि और भी किसी स्टेट में पेपरों में वहाँ के स्टेट के सारे टोल के बारे में प्रिंट होगा।
और आज की डेट में लोग एक्सप्रेस वे ही प्रेफर करते हैं। अगर खुद की गाड़ी है तो लोग एक्सप्रेस वे ही प्रेफर करते हैं। नेशनल हाईवे से बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे, तो 90% लोग एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे जो होते हैं वो एक तो चौड़े होते हैं, लगभग 6 लेन के होते ही हैं, और काफ़ी जो है स्मूथ होते हैं। तो उसमें फ्यूल भी बचता है, ड्राइव करने में भी कंफर्ट आता है, बैठने में भी कंफर्ट आता है, और ज़्यादा दूरी कम समय में तय होती है। उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, लगभग 110-120 तो होती ही है एक्सप्रेस वे की मिनिमम स्पीड, मतलब जो आपको स्पीड दी जाती है। और जो नेशनल हाईवे होते हैं उसमें रोडें भी कहीं कहीं टूटी रहती हैं, कहीं कहीं गड्ढे रहते हैं, भीड़ भाड़ भी रहती है, मार्केट भी बीच में आती है, तो लोग प्रेफर कम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पास लेने के बाद आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी, तो पास लेने से पहले ही सोचिए, क्योंकि वो देखने में लग रहा है कि 3,000 रुपये का केवल पास है, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं या तो वो आपके लिए वेस्ट ही हो जाएगा, उसका कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है, या वो अगले साल में पास ऑन नहीं होगा कि मतलब आपने इस साल में केवल 2 ट्रिप की है और 198 ट्रिप आपकी बची रह गई है, तो अगले साल के पास में वो ऐड कर दी जाए। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, बल्कि अगर आप साल भर के अंदर 200 ट्रिप कंप्लीट कर देते हैं तो वो पास आपका ख़त्म हो जाएगा। ईयरली ज़रूर है, लेकिन 200 की लिमिट है, फिर आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी एक Q&A में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग रेनॉल्ट ड्राइवर को लेके पूछ रहे थे। देखिए, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस एक चीज़ ये समझिए कि जो पावर होती है सबसे बड़ा गेम उसी का होता है। तो इसी तरह से गाड़ियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंजन। कोई भी कह दे कि ये 7 सीटर है, ये 10 सीटर है, ये 12 सीटर है, वो चीज़ें तभी सही लगती हैं या तभी जस्टिफाई करती हैं जब उसका इंजन उसके हिसाब से होता है। जैसे इनोवा आती है, इनोवा क्रिस्टा आती है, इनके इंजन इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो 7 सीटर 8 सीटर होने लायक हैं। 7-8 लोगों को बैठने के बाद जब पहाड़ पे गाड़ियाँ चलती हैं तो दबती नहीं हैं। अब नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, वो सस्ती तो हो रही हैं 7 सीटर में, लेकिन वो जब कहीं चढ़ाई पे जाती हैं, पहाड़ों पे जाती हैं, तो वो स्ट्रगल करती हैं। स्ट्रगल इसलिए करती हैं क्योंकि उनके इंजन हल्के हैं। अब इसी तरह से ड्राइवर के साथ है। ड्राइवर का मेरा पहले का भी ओपिनियन जो था वो आज सेम है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पोत पात के नया कर देने से वो बिल्कुल कुछ नया नहीं हो जाता है। अपग्रेड तब माना जाता है जब उसके इंजन में अपग्रेड होता है, क्योंकि उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वो अंडर पावर गाड़ी है। 7 सीटर मतलब 7 लोग अगर प्रॉपर बैठाए जाते हैं तो पहली चीज़ तो उसमें स्पेस थोड़ा सा कम नज़र आता है और 7 सीटर की तुलना में। हाँ, उसके प्राइस भी कम है उस हिसाब से, लेकिन उसमें पावर भी कम है। 1 लीटर के पेट्रोल के इंजन में 7 लोगों को खींचना, और अगर आप उसको परचेज करने वाले हैं तो पूरे 7 लोग जाइएगा टेस्ट ड्राइव लेते समय, पूरे 7 लोग बैठिएगा और तब गाड़ी चलाइएगा, और तब एसी चला लीजिएगा, तब गाड़ी चलाइएगा, तो आपको रियल स्ट्रगल पता चलेगा उस गाड़ी का। और अगर कहीं पहाड़ी वहाड़ी की तरफ जा रहे हों तो आप देखिएगा कभी आपको ड्राइवर नहीं मिलेगी। इतनी सस्ती गाड़ी होने के बाद भी टैक्सी में आपको ड्राइवर जल्दी नहीं मिलेगी, उसकी कुछ तो वजह होगी। अगर रियल में देखना है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा पावरफुल होती हैं, या कौन सी गाड़ियाँ मतलब आपके लिए सूटेबल है, तो आप कभी भी पहाड़ी एरिया पे जब घूमने जाया कीजिए ना, तो ध्यान दिया कीजिए कि वहाँ टैक्सी में कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, टैक्सी में, और वहाँ के पर्सनल लोग क्या गाड़ी चला रहे हैं, बाहर वाले नहीं जो लेके आए हैं, पर्सनल लोग क्या चला रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं। तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि पहाड़ों के लिए बेस्ट गाड़ियाँ कौन। तो जो पहाड़ों में, क्योंकि अंडर पावर गाड़ियाँ पहाड़ों में नहीं चल पाती, क्योंकि वहाँ पे चाहिए होता है पावर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपको जो पावरफुल गाड़ियाँ रहती हैं वही देखने को मिलती हैं, और वहाँ पे आपको ये सब गाड़ियाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली। वहाँ पे आपको आल्टो दिखेगी, लेकिन ये सब गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी, क्योंकि कहने में नहीं, करने में, प्रैक्टिकली गाड़ियों में पावर होना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि आप ऐसी बात करते हैं कि इस गाड़ी में पावर नहीं है। देखिए, जब आप गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं, ये पावर का जो खेल है ना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ दिखता है। आपको रेस नहीं करना है, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे रेस थोड़ा नहीं करना है, जो आप पावर की बात करते हैं, लेकिन बाई चांस आप
ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं जहाँ पे आप ओवरटेक कर रहे हैं किसी गाड़ी को, उस गाड़ी वाले ने स्पीड बढ़ा लिया, अब सामने से कोई गाड़ी आ रही है तेज़ रफ्तार में, अब आपके पास जगह नहीं है, अब आपकी गाड़ी है अंडर पावर, आप उस गाड़ी को बीट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका क्या होगा? तो वो जो आपको कुछ क्षण की बात होती है ना, कुछ सेकंड्स का टाइम जो होता है वो बहुत मैटर करता है। जब आपकी गाड़ी में पावर होगा, आप गियर डाउन करेंगे, तुरंत उसको पावर उठाएंगे और तुरंत बढ़ जाएंगे। और कुछ लोगों का ड्राइविंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। देखिए काफ़ी दिनों से मैं Q&A सेशन नहीं किया हूँ, तो ये Q&A सेशन थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, आप लोग अपने हिसाब से इसको स्पीड थोड़ी बढ़ा के देख लीजिएगा। तो ड्राइविंग के जो आते हैं लोगों के क्वेश्चन, कि कुछ लोग बोलते हैं पीछे से आके गाड़ी में मेरे सट गया, कोई पीछे से गाड़ी में लग रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं आगे से किसी की गाड़ी में जाके भिड़ गया, या जैसे ओवरटेक करते समय मिस जजमेंट हो गया तो क्या करूँ। देखिए ये अपने अपने मतलब ये कंडीशन के हिसाब से होता है, इसको कोई कैसे आपको बता सकता है कि आपको किस तरह चलाना चाहिए। अब आपके पीछे वाली गाड़ी जो आ रही है वो मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे बता सकता हूँ कि किस स्पीड में आ रही है। जो ORBM दिए होते हैं, IRBM दिए होते हैं, तो उसका काम ही क्या होता है कि आपको आपके अगल बगल जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसका भी अंदाज़ा लगे। उसका ये मतलब थोड़ा नहीं होता है कि आप उसको मोड़े रहते हैं कि वो टूटने ना पाए। तो अगर आप उसको ऐसे बचा के चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ना। जो आउटर रियर व्यू मिरर होता है, आधे से ज़्यादा लोग उसको इंडिया में मोड़ के गाड़ी चलाते हैं, जबकि वो किस लिए है कि बाहर जो गाड़ियाँ हैं, जो पीछे आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं वो आपको प्रॉपर दिखें, इसके लिए वो बनाया गया है, वो लगाया गया है। इनर रियर व्यू मिरर लगाया गया है। IRBM जो आप देखते हैं विंडशील्ड में बीच में माउंट होता है, वो इसलिए लगाया गया है कि आपको जो लेफ़्ट और राइट वाले ORBM से नहीं दिख रहा है वो अंदर वाले IRBM से दिखे। कुछ लोग बोलते हैं अगर मैं सारे शीशे ही देखते रहूँगा तो गाड़ी कैसे चलाऊँगा। गाड़ी चलाना एक आपका शौक हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वाला काम होता है, और इतना आपका माइंड शार्प होना चाहिए कि आपको वो सारे शीशों के अलावा आगे भी देखना है। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छी ड्राइविंग कोई खेल नहीं है कि आप सो के उठे और आपने करना शुरू कर दिया, आप बोले हाँ मैं अच्छा ड्राइवर हूँ। ये बारीक चीज़ें होती हैं जिसको देखना पड़ता है। और पीछे वाले का भी थोड़ा सा आप सडन ब्रेक अगर मार देंगे, काफ़ी लोग क्या करते हैं अचानक चलते रहते हैं, उनको कहीं मुड़ना है सडन ब्रेक मार देते हैं। पहले से इंडिकेटर दीजिए, पहले से उस कर्व में आइए कि जो है आपको मुड़ना है। आप अचानक से पूरा लेफ़्ट लेन में चल रहे हैं, आपको राइट मुड़ना है, आप अचानक से आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आए और ब्रेक मार देंगे तो आप भिड़ेंगे ही ना। आपको वो खुद ही समझना होगा कि अगर आप भी अगर पीछे चल रहे होते और ऐसे अचानक से कोई आ जाएगा तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपकी IQ पे डिपेंड करता है। अब IQ तो वीडियो से नहीं बढ़ सकता है, ये आपको खुद से ही समझना होगा। और गाड़ी ड्राइविंग करने को बिल्कुल खेल समझना बंद कीजिए। बाकी जो ड्राइविंग की सीरीज़ है वो मैं जल्दी ही फिर से शुरू करूँगा। आजकल काफ़ी थोड़ा टाइम का इशू है, इस वजह से नहीं कोई वीडियो आ रहा है। बाकी अगर आपका कुछ भी डाउट छूट गया हो या कुछ भी आपने जो कमेंट किया हो जिसका रिप्लाई आपको ना मिला हो, वैसे अकाउंट डीएक्टिवेट करने से पहले इंस्टाग्राम पे जो भी आपके क्वेश्चन थे मैंने सबको रिप्लाई कर दिया था। बाकी अगर आपका कुछ बच गया है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं saxenajivlogs@gmail.com पे, या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना जी व्लॉग।